हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास में विवादास्पद प्रसंगों में से एक हिंदी साहित्य के आदिकाल का भी प्रसंग रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक विद्वान लेखकों ने इस संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। हिंदी साहित्य के विधिवत इतिहास लेखन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि कतिपय कविवृत्त संग्रह लिखे गए, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की खोज की ओर कोई दृष्टि नहीं गई है। कुछ विद्वान इसे वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा कहने के पक्ष में हैं, लेकिन सिद्धों और नाथों की रचनाएं इस परिधि में नहीं आ सकती। अतः वीरगाथा काल न कहकर कुछ ने इसे आदिकाल कहा तो किसी ने इसे बीज वपन काल कहा है। यानी इस तरह के जो नामकरण का विवाद है वो शुरू से ही बना रहा। वीरगाथा काल के संबंध में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को 2 कोटियों अपभ्रंश और देश भाषा में बांटा है। उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जो साहित्य की कोटि में गिनी जा सकी है वे कुछ फुटकर रचनाएं हैं जिनमें कोई विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। उनके मत में तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में से केवल खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली तथा बीसल देव रासो को छोड़कर सभी रचनाएं वीरगाथात्मक है। इस युग में राज्याश्रित कवि अपने राजा आश्रयदाता राजा की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम करते थे, इसलिए उन रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई उसके अनुसार शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएं हैं और कुछ सूचना मात्र हैं। शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण किया है यानी वीरगाथा काल किया है, उनमें से जो रचनाएं हैं वो इस तरह से हैं। विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, हमीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, खुमान रासो दलपत विजय, बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर, परमाल रासो जगनिक, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इन रचनाओं में से अधिकतर रचनाएं अप्रमाणित एवं सूचना मात्र हैं। खुमान रासो को शुक्ल ने पुराना माना था, जबकि मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल संवत 1730 और 1760 के बीच का माना है। इस प्रकार से बीसल देव रासो भी संदेहास्पद है। शुक्ल ने भी इस ग्रंथ को कोई महत्व नहीं दिया। पृथ्वीराज रासो भी प्रमाणिक रचना है। जगनिक काव्य प्रचलित गीतों के रूप में है, अतः इसे भी सूचना मात्र ही समझना चाहिए। हमीर रासो तथा भट्ट के द्वारा कृत जयचंद प्रकाश आदि रचनाएं भी सूचना मात्र के रूप में मानी जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल रखा गया वो सभी हमें कुछ तो अप्रमाणित लगते हैं और कुछ प्रमाणित और कुछ सूचना मात्र हैं, बाद में लिखे हुए हैं, कुछ तो बाद में लिखे गए हैं। दूसरे शुक्ल ने धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रधान मानकर साहित्य की कोटि में नहीं रखा, किंतु जिस धार्मिक साहित्य में प्रेरक शक्ति हो और जो रचनाएं मानव मन को आंदोलित करने में समर्थ हो उनका साहित्यिक महत्व नकारा नहीं जा सकता। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निस्संदेह उत्तम काव्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्यत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। धार्मिक होने से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा मानकर चला जाए तो तुलसी का मानस और जायसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। भविष्यत कहा धार्मिक कथा है, लेकिन इस जैसे सुंदर काव्य उस युग में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। संक्षेप में कहा जाएगा कि सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में से नहीं हटाया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर
नामकरण किया था। नवीनतम खोजों में जो ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं उनकी प्रवृत्तियों को भी नामकरण निर्धारित करते समय ध्यान में रखना होगा। बिना उनको ध्यान में रखे आगे बात नहीं बढ़ सकती। मोतीलाल मिनारिया का मत रहा है कि जिन रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा गया है वे किसी विशेष प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि चारण, भाट आदि वर्ग विशेष की मनोवृत्ति को ही स्पष्ट करते हैं। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर किसी काल का नाम वीर गाथा काल रखा जाए तो राजस्थान में आज भी वीर गाथा काल ही है, क्योंकि ये लोग आज भी उत्साह से भरे वीर गाथा की तरह ही रचनाएं करते हैं। अपभ्रंश काल के बारे में देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकार करते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल कहना अधिक समीचीन समझा है। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। साहित्य के किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों अथवा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर उचित समझा जाता है। अपभ्रंश काल यह नाम भ्रामक भी सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर ही आकृष्ट होता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता। संधिकाल या चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को संधिकाल या चारण काल भी कहा है। इन दो नामों से अभिहित किया है। उनकी सम्मति में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, किंतु अपभ्रंश से एक पृथक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा एक ऐसी स्थिति में भी रही होगी जिसमें वह अपभ्रंश के प्रभावों से सर्वथा मुक्त न हो सकी होगी। अपभ्रंश भाषा के अंत और हिंदी भाषा के आरंभ की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर वर्मा ने संधि काल की कल्पना की है। हिंदी साहित्य के जिस काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, वहीं पर डॉक्टर वर्मा उसे चारण काल कहना उपयुक्त समझते हैं। सिद्ध सामंत काल। विषय वस्तु की दृष्टि से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस युग के लिए सिद्ध सामंत युग नाम प्रस्तावित किया। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। इस काल के साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। सामंत काल में सामंत शब्द से उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति के कवियों की राज स्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस सिद्ध सामंत युग में सभी धार्मिक और सांप्रदायिक तथा लौकिक रचनाएं नहीं आती। राहुल सांकृत्यायन अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं। साथ ही इस युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्ध सामंत युग नाम भी साहित्य के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। इसको भी हम उपयुक्त नहीं मान सकते। अगला नाम था बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है और उसके साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। अगला नाम आया आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल सुझाया। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भाव पत्र परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह बात ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की
पूर्ण सीमा निर्धारण नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता, तब तक किसी निश्चित विषय पर बिंदु पर पहुंचना सहज नहीं है। अंत में कहा जा सकता है कि किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नामकरण आदिकाल ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। यह नाम सर्वाधिक प्रचलित हो गया है। आदिकाल का जो सीमांकन है, प्रस्तुत काल के साहित्य की पूर्वापर सीमा को निर्धारित करने का विचार भी कुछ कम विवादास्पद नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का आरंभ संवत 1050 और संवत 1375 माना है। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने इसे 8वीं सदी की अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर अपने सिद्ध सामंत युग का आरंभ इसी काल से मान लिया और इस काल की अपर सीमा 13वीं शताब्दी मानी। डॉक्टर गियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक माना है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक